एवरीवन, वेलकम टू फ्लुएंट लर्निंग। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 8 हिस्ट्री की बुक का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन हाउ व्हेन एंड वेयर। ओके, ये जो चैप्टर है इसका पार्ट 1 और 2 मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया था, आप वो जाके देख सकते हैं। ये है पार्ट नंबर 3 जिसमें हम पढ़ेंगे हाउ डू वी पीरियडाइज के टॉपिक्स है। आपको पीरियडाइजेशन पता है क्या होती है, आप पढ़ के भी आए हुए हो। ओके, तो उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। हाउ डू वी पीरियडाइज का मतलब जो है हम हिस्ट्री को डिवाइड क्यों करते हैं। आपको पता है हमने हिस्ट्री को डिवाइड किया हुआ है एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री में। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री आप 6th में पढ़ के आए हो, मिडिवल 7th में पढ़ के आए हो और 8th में आके आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे। ठीक है, तो ये जो हिस्ट्री है हमने उसको पीरियड्स में क्यों डिवाइड किया हुआ है, ये आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, ताकि हम हिस्ट्री जो यानी कि आप देखो कि एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो एक दूसरे से एकदम ही डिफरेंट है। लोग जो है सीधा एंशिएंट से, अर्ली मैन से सीधा वो मॉडर्न नहीं बन गए। क्या हुआ, चेंजेस आए। ठीक है, डिफरेंट चेंजेस हुए जो कि मिडिवल टाइम पीरियड में होता है। ठीक है, डिफरेंट चेंजेस हुए मिडिवल टाइम पीरियड में और फिर लोग मॉडर्न बने। ठीक है, तो हिस्ट्री में भी क्या है, हिस्ट्री में पास्ट में भी सारी चीज़ें सेम नहीं थी। सारी पूरी की पूरी हिस्ट्री जो थी, पूरा पास्ट जो था वो बिल्कुल सेम नहीं था। ठीक है, कभी ना कभी ऐसा टाइम था जब लोग अर्ली मैन हुआ करते थे, कभी ना कभी ऐसा टाइम आया जब लोग मॉडर्न हो गए, सिविलाइज होना शुरू हुए। ठीक है, तो चेंजेस थे हिस्ट्री में, इसलिए हम उसको पीरियडाइज करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट डेट है 1817 में क्या था। इन 1817 में जेम्स मिल जो थे वो स्कॉटलैंड के स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे, यानी कि स्कॉटलैंड के इकोनॉमिस्ट थे, यानी कि जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं और पॉलिटिकल साइंस पढ़ते थे, पॉलिटिकल फिलोसोफर थे। कौन, जेम्स मिल। ठीक है, तो उन्होंने 1817 में क्या किया था, एक लंबा चौड़ा अच्छा खासी एक 3 वॉल्यूम वर्क यानी कि एक बुक पब्लिश करी थी। 3 वॉल्यूम वर्क यानी कि जो उन्होंने बुक बनाई थी, बुक पब्लिश जो उन्होंने की थी उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ था। ठीक है, तो कौन सी, क्या नाम था उनके काम का, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, यानी कि इंडिया जो था जब उसको ब्रिटिशर्स ने रूल किया था उस पर, तो उसकी हिस्ट्री। ठीक है, तो उन्होंने वो जो चीज़ थी, वो जो बुक थी उसका टाइटल ये था एंड वो पब्लिश करी थी। ठीक है, 1817 में। उसमें उन्होंने क्या लिखा था, उसमें उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को, जो इंडिया की हिस्ट्री थी उसको 3 पीरियड में डिवाइड कर दिया था। ठीक है, टाइम पीरियड आपको पता है ना, एक टाइम से लेके दूसरे टाइम तक, वो जो बीच का टाइम होता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है, तो टाइम पीरियड में डिवाइड किया था हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश से। ठीक है, ऐसा उन्होंने क्यों किया था, ऐसा उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि उनके हिसाब से उन्होंने एंशिएंट, जिसको हम आज कहते हैं, उसको उन्होंने हिंदू बताया था। ठीक है, हिंदू पीरियड, जिसको हम मिडिवल आज कहते हैं, उसको उन्होंने मुस्लिम पीरियड बताया था। एंड जिसको आज हम मॉडर्न पीरियड कहते हैं उसको उन्होंने ब्रिटिश पीरियड बताया था। ऐसा इसलिए उन्होंने बताया था क्योंकि उनके हिसाब से क्या था कि एंशिएंट टाइम में जो सबसे कि एंशिएंट टाइम में जो सबसे पावरफुल रूलर हुआ करते थे। ठीक है, जैसे राजा चोला। ठीक है, राजा राजेंद्र जो थे, जिनके बारे में आपने सुना हुआ, पढ़ा हुआ। ठीक है, तो वो क्या थे, वो एंशिएंट टाइम के रूलर थे एंड वो बहुत पावरफुल थे। उनका रिलीजन हिंदू था, इसलिए उन्होंने बोला कि एंशिएंट टाइम में जो सबसे पावरफुल रूलर थे उनका जो रिलीजन था वो हिंदू था, इसलिए हम उसको हिंदू पीरियड बोलते हैं। मिडिवल टाइम पीरियड में मुगल्स आए। ठीक है, मुगल्स जो थे वो इंपॉर्टेंट थे, मुगल जो थे वो बहुत पावरफुल रूलर थे, मिडिवल टाइम में आए थे, इसलिए मिडिवल टाइम को उन्होंने मुस्लिम पीरियड कह दिया क्योंकि मुगल्स जो थे मुस्लिम थे। एंड फिर मॉडर्न पीरियड में ब्रिटिशर्स आए थे। ठीक है, ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे, उन्होंने राज किया था, इसलिए ब्रिटिश पीरियड। उन्होंने ऐसे पीरियडाइजेशन जेम्स मिल ने 1817 में बना दी, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में उन्होंने उसको मेंशन भी किया। और ये जो पीरियडाइजेशन थी, फिर लोग समझने लगे कि ये तो अच्छी पीरियडाइजेशन है, अच्छी खासी बनाई हुई है। क्या नहीं थिंक ऑफ, अभी आप देखो कि ये जो पीरियडाइजेशन है इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स भी हैं। क्यों, क्योंकि क्यों आपको लगता है कि क्या ये पीरियडाइजेशन ठीक है, आपके हिसाब से क्या लगता है आपको? मेरे हिसाब से तो पीरियडाइजेशन एकदम बेकार है। क्यों, क्योंकि मतलब उनके हिसाब से ये ठीक थी, पहले के लोगों के हिसाब से ये ठीक थी, पर इंडियन हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखो, अगर आप इंडियन हिस्ट्री के नज़रिए से देखो, तो ये जो पीरियडाइजेशन है वो इतनी ठीक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इंडिया में एंशिएंट टाइम में, जिसको उन्होंने हिंदू पीरियड बताया, तो इंडिया में एंशिएंट टाइम में हिंदू रूलर्स के अलावा भी डिफरेंट फेथ्स के रूलर रहते थे, डिफरेंट रिलीजन के रूलर रहते थे, भले ही वो छोटे मोटे हो, पर जो जनता थी, पूरी की पूरी जनता, अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एंशिएंट टाइम को हिंदू पीरियड का, तो क्या एंशिएंट टाइम में पूरी की पूरी इंडिया पर हिंदू लोग ही रहते थे? नहीं, 2-4 मतलब कि और भी
दो चार जगहों पे या फिर मतलब बहुत सी जगहों पे डिफरेंट फेथ के, डिफरेंट रिलीजन के लोग भी रह सकते हैं, ठीक है, रहते होंगे भी। एंशियंट टाइम में पूरी की पूरी इंडिया में हिंदू लोग नहीं रहते थे, डिफरेंट रिलीजन के लोग भी रहते थे, इसलिए ये जो पीरियडाइजेशन है ये अच्छी नहीं है, ओके, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अब आप देखो, वाई डू वी ट्राई एंड डिवाइड हिस्ट्री इनटू डिफरेंट पीरियड। अब हम ये हिस्ट्री जो है उसको डिवाइड करते हैं पीरियड्स में। क्यों इसको डिवाइड करते हैं हिस्ट्री को? हम 3 पीरियड्स में क्यों डिवाइड करते हैं हिस्ट्री को? इसलिए डिवाइड करते हैं क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले समझाया कि हिस्ट्री जो है पूरी की पूरी सेम नहीं रही है, काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं। एंड जो मतलब कि जो हिस्टोरियंस थे, जो हिस्ट्री पढ़ते हैं, उनको क्या लगा कि हिस्ट्री को पीरियड्स में डिवाइड करना इंपॉर्टेंट है, ताकि हिस्ट्री में जो है चेंजेस अच्छे से पढ़े जा सके एंड हिस्ट्री को पढ़ना इजी बनाया जा सके, ओके। इसलिए जो है हिस्ट्री को पीरियडाइज करना इंपॉर्टेंट है। वी डू सो इन एन अटेम्प्ट टू कैप्चर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टाइम, यानी कि जो पर्टिकुलर टाइम पे, जिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में पर्टिकुलर टाइम पे जो चीज़ें हुई थी, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई थी, उनको अच्छी तरीके से स्टडी करने के लिए, ठीक है। एंड डिफरेंट जो चीज़ें थी, यानी कि जैसे मिडिवल जो पीरियड है और जो एंशियंट पीरियड है और जो मॉडर्न पीरियड है, वो तीनों के तीनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है, इसलिए उन तीनों को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, नज़रिए से एंड उनको अच्छे से पढ़ने के लिए हम हिस्ट्री को पीरियड्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि हम हिस्ट्री को अच्छी तरीके से समझ सकें, क्योंकि हिस्ट्री हर टाइम पे सेम नहीं रही है। कभी ना कभी ऐसा टाइम था जब लोग सिविलाइज नहीं थे, और कभी ना कभी ऐसा टाइम है जब लोग सिविलाइज हो गए, मॉडर्न हो गए, एंड कभी ऐसा भी टाइम था जब लोगों ने व्हील का इन्वेंशन किया एंड बहुत से चेंजेस आने शुरू हुए, ओके। इसलिए इतने सारे जब चेंजेस हैं, इन सभी चेंजेस को इंडिविजुअली अच्छी तरीके से पढ़ने के लिए हम हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं पीरियड्स में। अब ये जो जेम्स मिल थे, जेम्स मिल क्या सोचते थे कि जो एशियन सोसाइटीज़ है, यानी कि जो एशियन कॉन्टिनेंट है, वहाँ पे जो लोग रहता है, एशियन कॉन्टिनेंट में ही हमारा इंडिया भी है, तो ब्रिटिशर्स सोचते थे, यानी कि जेम्स मिल, ठीक है, यहाँ पे मिल लिखा है, वो उनका मतलब है जेम्स मिल, क्योंकि जेम्स मिल का सरनेम मिल लिखा हुआ है इधर, ठीक है। तो जेम्स मिल सोचते थे कि एशियन लोग जो हैं इतने सिविलाइज नहीं है, उन्होंने इतनी प्रोग्रेस नहीं करी, उनको इतनी जानकारी नहीं है चीज़ों की, ओके, वो इतने ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं, इतने ज़्यादा सिविलाइज नहीं है वो, ओके। मेल ऐसा सोचते थे, और जो उनको लगता था कि एशियन सोसाइटीज़ जो हैं वो कम सिविलाइज हैं देन यूरोप, यानी कि यूरोपियन सोसाइटीज़ जो हैं वो ज़्यादा टेक्नोलॉजी के लेवल पे हैं, ज़्यादा उन्होंने प्रोग्रेस करी है। पर वहीं दूसरे बजाय एशियन सोसाइटीज़ जो हैं वो क्या है, एशियन लोग जो हैं वो उनसे नीचे के लेवल पे हैं, वो इतनी प्रोग्रेस नहीं कर पाए हैं। उनके हिसाब से क्या था कि इंडिया में ब्रिटिशर्स के आने से पहले हिंदू और मुस्लिम लोगों ने क्या फैलाया हुआ था, रिलीजियस इंटॉलरेंस, यानी कि रिलीजन के उस पर क्या होती थी, रिलीजन के बेसिस पर लड़ाइयाँ होती थी, कास्ट टू बोज, यानी कि कास्ट के लोअर कास्ट हाई कास्ट के बीच में डिफरेंसेस बड़े होते थे, ठीक है। और सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस, यानी कि अंधविश्वास बहुत फैला हुआ था, ठीक है, लोगों के दिमाग में, सोशल लाइफ में, यानी कि लोगों की लाइफ में ऐसी सारी चीज़ें जो थी वो डोमिनेट करती थी, यानी कि राज करती थी उनकी लाइफ पे। ब्रिटिश रूल मिल फेल्ट कुड सिविलाइज इंडिया। अब जेम्स मिल के हिसाब से क्या था कि ब्रिटिशर्स अगर इंडिया पे राज करेंगे तो वो इंडिया के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इंडिया जो है उसकी वजह से सिविलाइज हो पाएगी, वो प्रोग्रेस कर पाएगी, ठीक है। टू डू दिस, मतलब ये जो भी हम पढ़ रहे हैं ना, ये भी पैराग्राफ, ये जेम्स मिल के अकॉर्डिंग जो चीज़ें थी, जेम्स मिल का क्या माइंडसेट था, यहाँ से जो हम पढ़ना शुरू किया, ये जेम्स मिल का क्या पर्सपेक्टिव था, देखने का नज़रिया जो था उनका क्या था, वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। जेम्स मिल के हिसाब से अगर ब्रिटिशर्स को इंडिया को सिविलाइज करना है तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, इंडिया में यूरोपियन मैनर्स लाने पड़ेंगी, यानी कि यूरोपियन लोग जो प्रैक्टिसेस, जो चीज़ें फॉलो करते हैं, उनकी क्या क्या संस्कार वगैरह, क्या उनकी संस्कृति है, वो सारी चीज़ें इंडिया में लानी पड़ेंगी। उनकी कैसी आर्ट होती थी, आर्ट और कल्चर उनका कैसा था, ठीक है, इंस्टीट्यूशन, उनकी पढ़ाई लिखाई का सिस्टम क्या था, एजुकेशन सिस्टम क्या था, और उनके जो कायदे कानून थे वो इंडिया में उनको लाने पड़ेंगे, अगर उन्हें इंडिया को सिविलाइज करना है तो, अपने हिसाब से चलाना है तो। मिल इनफैक्ट सजेस्टेड दैट द ब्रिटिशर्स कुड कॉन्कर ऑल द टेरिटरीज इन इंडिया टू इंश्योर द एनलाइटमेंट एंड हैप्पीनेस ऑफ द इंडियन पीपल, यानी कि जेम्स मिल जो थे वो
वो भी फॉरेनर थे, वो स्कॉटलैंड से आए हुए थे, तो उनके हिसाब से जो ब्रिटिशर्स थे, मतलब वो भी फॉरेनर थे एंड ब्रिटिशर्स भी फॉरेनर ही हैं, तो वो ब्रिटिशर्स की साइड थे, ठीक है। उनको लगता था कि अगर ब्रिटिशर्स ने इंडिया पर राज किया तो इंडियन लोग जो है वो बहुत खुश होंगे, क्योंकि उनको सिविलाइजेशन जो है इंट्रोड्यूस हो जाएगी वहाँ पर, क्योंकि उनको लगा था कि अगर ब्रिटिशर्स जो है उन्होंने इंडिया में अपना राज फैलाया, उन्होंने इंडिया पर अपने लॉज लगा दिए, अपने कायदे कानून, अपनी प्रैक्टिसेस उधर फॉलो करवानी लोगों से शुरू कर दी, तो इंडिया के लोग बहुत खुश होंगे कि हम लोग जो है वो भी सिविलाइज हो गए, वो भी अच्छे खासे बन गए, हम भी प्रोग्रेस करने लगे, हम भी अमीर बन गए, ये वो सारी चीज़ें हो गई। क्योंकि क्यों हुआ ये सभी ब्रिटिशर्स की वजह से हुआ। जेम्स मिल को ऐसा लगता था कि ब्रिटिशर्स की जय जयकार होगी इंडिया में, लोग बहुत खुश होंगे, क्यों, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो है उन्होंने उनको बहुत अच्छी ज़िंदगी दे दी दोबारा, ठीक है। पर ऐसा क्या हुआ, इससे तो बिल्कुल ही उल्टा हो गया, ठीक है। तो क्या था कि इंडियन लोगों ने तो प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया कि हमें नहीं चाहिए ये सारी चीज़ें, हमें अपनी आज़ादी चाहिए, ठीक है। एंड वो सही भी था। मिल जो था और मिल जो थे उन्होंने, जेम्स मिल जो थे उन्होंने ये भी सजेस्ट किया था ब्रिटिशर्स को कि वो क्या करें कि वो इंडिया की हर एक टेरिटरी, हर एक जगह जो है वो कॉन्कर कर ले, यानी कि उस पर राज कर दें, ताकि जो लोग हैं वो खुश हो जाएं, ठीक है। वो खुश नहीं होंगे, ठीक है, ऑफ कोर्स वो खुश नहीं हुए, हमें तो ये पता ही है। जेम्स मिल ने ये भी सजेस्ट किया था कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो इंडिया की हर एक जगह, हर एक टेरिटरी को उस पर राज कर ले, वो अपना हक जमा ले। इससे क्या होगा, लोग जो हैं, इंडियन लोग जो हैं वो बहुत खुश हो जाएंगे कि वाह, हम हमारे ऊपर जो है एक मसीहा आया है, ठीक है, कि बचाने आए हैं या में, मतलब हमारी जो लोग हैं उनको प्रोग्रेस, उनको टेक्नोलॉजी की और लेके जाएंगे वो, ठीक है। फॉर इंडिया वॉज नॉट केपेबल ऑफ प्रोग्रेस विदाउट ब्रिटिश हेल्प, ठीक है। उनके मायने में क्या था, उनके मानने में ये था कि इंडियन लोग जो हैं वो प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे बिना ब्रिटिशर्स के, ठीक है। उनको लगता था कि एशियन सोसाइटीज़ जो है इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, इलिटरेट है, इसलिए वो प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे जब तक ब्रिटिशर्स जो हैं वहाँ पे नहीं जाते, ठीक है। जेम्स मिल ऐसा सोचते थे, उनका ये माइंडसेट था, ओके। पर ये जो माइंडसेट है, क्या ये आपका भी है, क्या ये एक्सेप्ट हो सकता है आज के टाइम में? नहीं, क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स के आने से जैसा जेम्स मिल सोचते थे उससे एकदम उल्टा हुआ, ओके। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने कुछ ज़्यादा ही हक जमा लिया, कुछ ज़्यादा ही अपने रूल्स, कायदे कानून जो थे यहाँ पर थोपने लगे, हम जो नहीं चाहते थे वो भी चीज़ें उन्होंने करी, ओके। पर ऐसा नहीं था, ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने सारी की सारी बुरी चीज़ें ही करी, उन्होंने कुछ अच्छी चीज़ें भी करी थी, जैसे ये जो एजुकेशन सिस्टम जो है हमारा आज के टाइम में, जो हम स्कूल जाते हैं, ये जो यूनिफॉर्म है वगैरह वगैरह चीज़ें हैं, टाई, आई कार्ड, स्कूल बैग, ठीक है, ये सारी जो चीज़ें हैं, एग्ज़ाम्स वगैरह, ये सब किसने बनाई? ये सब ब्रिटिशर्स इंडिया में लेके आए थे, ठीक है। एग्ज़ाम्स भी ब्रिटिशर्स लेके आए थे इंडिया में, ओके। एंड क्या हुआ कि जो क्रिकेट, फुटबॉल वगैरह, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये भी कौन लेके आए थे? ब्रिटिशर्स ही लेके आए थे। वरना इंडिया में क्या था, इंडिया में गुरुकुल सिस्टम चलता था, ठीक है। गुरुकुल में जाके बच्चे गुरु वगैरह सब पढ़ते थे, ओके। अभी हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि इन मैनी केसेस वी कैन रेफर टू एनी पीरियड ऑफ हिस्ट्री एज हिंदू और मुस्लिम। क्या आप ऐसा सोचते हो कि किसी भी टाइम पीरियड को हिंदू और मुस्लिम से एसोसिएट करने ठीक है? नहीं, मेरे हिसाब से तो ठीक बात नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया कि जैसे एंशिएंट टाइम को उन्होंने हिंदू पीरियड कहा था, तो ये ठीक बात नहीं है। क्यों? क्योंकि एंशिएंट टाइम में पूरी की पूरी इंडिया में हिंदू लोग नहीं रहते थे, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट फेथ के भी लोग रहते थे, ठीक है, इस पीरियड में। बट शुड बी करेक्टराइज एनी एज ओनली थ्रू द रिलीजन ऑफ द रूलर ऑफ द टाइम, यानी कि क्या ऐसा ठीक है कि हम बस एक इम्पॉर्टेंट रूलर का क्या रिलीजन था उसके बेसिस पे एक टाइम पीरियड का नाम दे दें? नहीं, ये ठीक बात नहीं है। टू डू सो इज टू सजेस्ट दैट द लाइव्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द अदर्स डू नॉट रियली मैटर। क्या हमारे लिए जो है दूसरे जो नॉर्मल लोग थे, उनकी जो रिलीजन था, उनकी जो चीज़ें थी जो वो करते थे, क्या वो इम्पॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए? उनकी जो ज़िंदगी थी वो इम्पॉर्टेंट नहीं है क्या? बस रूलर्स के क्या रिलीजन थे उसके बेसिस पे ही हम किसी टाइम पीरियड का नाम रख दे? दूसरे लोगों की कोई फीलिंग नहीं है, ठीक है। We should also remember that even rulers in ancient India did not all share the same faith। हमें ये भी याद रखना चाहिए इसके साथ साथ कि एंशिएंट इंडिया में जो रूलर्स थे, यहाँ तक कि एंशिएंट इंडिया में भी यहाँ तक कि सेम फेथ के सभी रूलर्स नहीं थे, ठीक है। यानी कि पूरी की पूरी इंडिया में जितने भी रूलर्स थे उनके सेम रिलीजन नहीं थे, ओके।
मूविंग अवे फ्रॉम द ब्रिटिश क्लासिफिकेशन हिस्टोरियंस हैव डिवाइडेड। अभी देखो कि ब्रिटिश क्लासिफिकेशन जो जेम्स मिल ने ऑफर करी थी उससे दूर हट के हमारे जो इंडियन हिस्टोरियंस हैं उन्होंने क्या क्लासिफिकेशन ऑफर करी, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। ठीक है, अब ये जो क्लासिफिकेशन है ऐसा नहीं है कि ये एकदम दूध से धुली हुई क्लासिफिकेशन है, इसके भी अपने अपने प्रॉब्लम है, इसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि जैसे इसमें ना एंशिएंट है वो भी ठीक है, मिडिवल ठीक है, पर मॉडर्न जब वर्ड आ जाता है ना तो मॉडर्न पीरियड को जब वो एसोसिएट कर रहे हैं तो मॉडर्न पीरियड जो है ना, मॉडर्न पीरियड में इंडिया मॉडर्न नहीं था। क्यों नहीं था, अब ये देखो कि यहाँ पे मॉडर्न वर्ड हिस्टोरियंस ने इसलिए डाला है क्योंकि ये वाली जो क्लासिफिकेशन है ये वेस्ट से ली गई है, जो अर्थ का वेस्टर्न मतलब कि जो वर्ल्ड का वेस्टर्न पोर्शन है ना वहाँ से ली गई है। ओके, वहाँ से पीरियडाइजेशन जो है बोरो करी गई है, ली गई है। ओके, तो ये मॉडर्न जो है मतलब कि वेस्टर्न लोग जो थे वो मॉडर्न पीरियड में एक्चुअल में मॉडर्न थे। उनकी क्या था, उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी में वो करी थी, प्रोग्रेस करी थी, रीजनिंग मतलब लॉजिकल चीज़ें जो थी उन्होंने फाइंड आउट करी थी, डेमोक्रेसी थी वहाँ पे, लिबर्टी थी, ठीक है, इक्वालिटी थी, लिबर्टी थी, फ्रीडम थी, डेमोक्रेसी थी, लोगों का राज चलता था उधर, इक्वालिटी थी सब में, सबके बीच। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें थी ना, ये सारी जो से ये सारी जो चीज़ें थी ये सब वेस्टर्न मॉडर्निटी होती है ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो मॉडर्न जिस चीज़ को हम कहते हैं ना, तो मॉडर्न का ये नहीं कि ये हम घर में रह रहे हैं, हमारी लग्जरी गाड़ी है, इसको मॉडर्न नहीं कहते। मॉडर्न होता है साइंस, यानी कि साइंस और टेक्नोलॉजी में कितने हमने प्रोग्रेस करी है, कितनी लॉजिकल चीज़ें हम सोचते हैं, कितनी डेमोक्रेसी है, यानी कि इंडिया हमारी जो कंट्री है उसमें कितनी डेमोक्रेसी है, लोगों का कितना राज चलता है, लिबर्टी, फ्रीडम है, इक्वालिटी है, ये होती है मॉडर्निटी। तो ये सारी जो चीज़ें थी ये मॉडर्न पीरियड में इंडिया में नहीं थी, बल्कि मॉडर्न पीरियड में क्या था कि जो मॉडर्न वर्ड है ना, ये मॉडर्न का ये मतलब होता है साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी और इक्वालिटी। अब ये सारी जो चीज़ें थी ये तो ब्रिटिशर्स की वजह से इंडिया में आई नहीं मॉडर्न पीरियड में। हमारा जो इंडियन मॉडर्न पीरियड था उसमें तो ब्रिटिशर्स राज करते थे। ओके, और पर ये जो पीरियडाइजेशन है ये तो वेस्ट से ली गई है। ठीक है, वेस्ट के पोर्शन में से ली गई है ये जो एंशिएंट, मॉडर्न और मिडिवल पीरियड वाली जो है। ठीक है, तो वेस्ट में क्या था, वेस्ट में जो जब मॉडर्न पीरियड चल रहा था तो उसमें सच्ची में जो लोग थे वो मॉडर्न थे, उधर लिबर्टी थी, इक्वालिटी थी, फ्रीडम थी। पर इंडिया में जिस टाइम पे मॉडर्न पीरियड चल रहा था उस टाइम पे जो लोग थे इंडिया के वो मॉडर्न नहीं थे। क्यों नहीं थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उन्हें मॉडर्न होने नहीं दिया। ना उनके पास लिबर्टी थी, ना उनके पास फ्रीडम थी, ना उनके पास डेमोक्रेसी थी। ठीक है, आप ब्रिटिशर्स के टाइम पे क्या हमारे इंडियन लोगों के पास फ्रीडम थी? नहीं थी। डेमोक्रेसी थी वहाँ पे, क्या गवर्नमेंट वगैरह चलती थी? गवर्नमेंट चलती थी तो हमारी थोड़ी चलती थी, इंडियन लोगों की थोड़ी चलती थी, ब्रिटिशर्स की चलती थी। तो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे हक जमा के रखा हुआ था, इक्वालिटी भी नहीं थी। ठीक है, तो हक जमा के रखा हुआ था एंड इसलिए इंडिया जो है उस टाइम पे मॉडर्न नहीं था। जिस टाइम पे वेस्टर्न सोसाइटीज़ जो थी वो मॉडर्न थी, उस टाइम पे इंडियन सोसाइटी जो थी वो मॉडर्न नहीं थी। इसलिए इंडियन सोसाइटी के लिए, इंडिया के लिए ये वाली जो पीरियडाइजेशन है ये भी ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें मॉडर्न वर्ड का चूचला हो जाता है कि क्यों एंशिएंट ठीक है, मिडिवल ठीक है, पर मॉडर्न में आ जाता है ना प्रॉब्लम। ठीक है, कि मॉडर्न जो था, जिस टाइम पे मॉडर्न पीरियड कहलाया जा रहा है, वो उस टाइम पे इंडियन लोग जो थे मॉडर्न नहीं थे, वेस्टर्न लोग थे। एंड इसलिए जो मॉडर्न वाली जो वर्ड है ना, मॉडर्न वर्ड वेस्टर्न वाली से निकाला गया है। ठीक है, यानी कि ये वाली जो पीरियडाइजेशन है ये भी वेस्टर्न सोसाइटीज़ से बोरो करी गई है। एंड वेस्टर्न सोसाइटीज़ जो थी वो मॉडर्न टाइम पे मॉडर्न थी, पर इंडियन सोसाइटी जो थी वो मॉडर्न टाइम पे मॉडर्न नहीं थी। इसलिए ओके, आई होप आपको ये समझ में आया हो। मिडिवल वॉज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब अ सोसाइटी वेयर दीज फीचर्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी डिड नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, मिडिवल जो है वो मिडिवल एक टर्म है जो कि डिस्क्राइब करता है एक सोसाइटी को जहाँ पे ये वाले जो मॉडर्न सोसाइटी के जो एक फीचर्स हैं, यानी कि ये साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी और इक्वालिटी, ये हैं मॉडर्न सोसाइटी के फीचर्स। ठीक है, मॉडर्न सोसाइटी के फीचर्स इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मॉडर्न सोसाइटी के फीचर्स हैं ये। और मिडिवल जो है वो एक टर्म है जो कि डिस्क्राइब करता है एक ऐसे सोसाइटी को जहाँ पे ये सारे जो मॉडर्न सोसाइटी के फीचर हैं ये एग्जिस्ट नहीं करते थे। कैन वी अनक्रिटिकली एक्सेप्ट दिस characterization of the modern period to describe the period of our study? As we will see in this book, under British rule people did not have equality, liberty or freedom और liberty। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया कि ब्रिटिशर्स के अंडर लोगों के अंदर इक्वालिटी नहीं थी, फ्रीडम नहीं थी। फ्रीडम भी कह सकते हैं, फ्रीडम और लिबर्टी सेम ही चीज़ है। ठीक है, तो ना उनमें फ्रीडम थी, फ्रीडम तो बिल्कुल ही नहीं थी। नॉर वॉज द पीरियड
period one of the nor was the period one of the economic growth and progress. ना ही इंडियन लोग जो थे उनकी इकोनॉमिकली ग्रोथ हो रही थी, ना ही उनके पास पैसे आ रहे थे इंडियन लोगों के पास, ठीक है। ब्रिटिशर्स के पास तो भर के पैसे आ रहे थे, पर क्या था, इंडियन लोग जो थे वो फाइनेंशियली वीक होते जा रहे थे, प्रोग्रेस नहीं हो रही थी, ठीक है। इसलिए क्या था कि जेम्स मिल जैसा सोचते थे उसका तो एकदम उल्टा ही पड़ गया, ठीक है। और क्या था कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो हमारी इंडियन सोसाइटी में जो मॉडर्न टाइम था उसको डिस्क्राइब नहीं करता, क्योंकि वहाँ पे मॉडर्निटी थी ही नहीं। मैनी हिस्टोरियंस देयरफॉर रेफर टू दिस पीरियड एज कॉलोनियल। इसलिए क्या करते हैं कि जो ब्रिटिशर्स का पीरियड था उसको मॉडर्न के बजाय हम क्या बोलते हैं, बहुत से जो हिस्टोरियंस है क्या बोलते हैं, उस मॉडर्न पीरियड को हटा के कॉलोनियल पीरियड एक अच्छा वर्ड हो सकता है इस पीरियड को डिस्क्राइब करने के लिए। इंडिया में जब ये टाइम पीरियड चल रहा था उसको डिस्क्राइब करने के लिए अच्छा वर्ड हो सकता है कॉलोनियल का मतलब क्या आता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ओके। एंड मतलब कि मॉडर्न पीरियड और कॉलोनियल में डिफरेंस होता है, ठीक है। कॉलोनियल का मतलब क्या होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एंड अच्छे से समझेंगे मॉडर्न और कॉलोनियल के बीच का डिफरेंस, ओके। तो चलिए, अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।